इस कहानी की शुरुआत में हम एलियट और उसकी बेटी रेडली को देखते हैं, जो फ्लाइट से एलियट के बॉस ओडेल के घर उससे मिलने जा रहे थे। दरअसल ओडेल को लास्ट स्टेज कैंसर था, इसीलिए अब ओडेल एलियट को अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, क्योंकि एलियट कंपनी का सीनियर और काबिल वर्कर था। एलियट ओडेल से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन एरोप्लेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो काफी लेट हो गया। फ्लाइट से उतरते ही वो अपनी बेटी के साथ कार से ओडेल के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एलर्जी होने की वजह से उसे काफी छींक आ रही थी, इसीलिए वो रेडली को कार की खिड़की बंद करने के लिए कहता है। साथ ही रेडली को साथ आने के लिए थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि एलियट के बॉस ओडेल के लिए फैमिली काफी मायने रखती थी, इसीलिए वो देखना चाहते थे कि एलियट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से रहता है या नहीं। एलियट और रिडली आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से उनकी कार का टक्कर किसी जानवर से होता है, जिससे वो दोनों काफी डर गए और कार को रोक देते हैं। पीछे आकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलती से एक यूनिकॉर्न के बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया और रोड पर पड़ा दर्द से कहरा रहा था। यूनिकॉर्न को देखकर एलियट और रिडली पूरी तरह से हैरान हुए। अचानक से यूनिकॉर्न बेबी के सींग में अजीब सी रोशनी होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से रिडली खुद को उसे छूने से नहीं रोक पाती, लेकिन यूनिकॉर्न के सींग को छूते ही रिडली को अजीब तरह के विजन आने लगे और वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी। अगले ही पल रिडली को अपने डेड के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो वापस से होश में आ जाती है, लेकिन वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि उसके डेड बड़ी बेरहमी से यूनिकॉर्न बेबी को पीट पीट कर जान से मार रहे थे। एलियट कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि इससे वो काफी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। वो यूनिकॉर्न बेबी के डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। जल्दी एलियट रिडली के साथ अपने बॉस ओडेल के घर पहुंच गया, जहां पर उनकी मुलाकात ओडेल के बेटे शेफर्ड और वाइफ बेलिंडा से होती है। एलियट से मिलकर ओडेल पूछता है कि यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई या रास्ते में कुछ दिखा। इस पर एलियट ना में जवाब देता है और ओडेल से कहता है कि आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब रिडली को उसका कमरा दिखा दिया जाता है और जब रिडली वॉशरूम में अपने चेहरे पर लगे यूनिकॉर्न बेबी के ब्लड के छींटों को साफ कर रही होती है, तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि यूनिकॉर्न के ब्लड की वजह से अब उसके चेहरे के पिंपल पूरी तरीके से ठीक हो गए। वहीं दूसरी तरफ एलियट जब अपने बॉस ओडेल को अपने बिजनेस प्लान दिखा रहा होता है, तो आश्चर्यजनक रूप से चश्मे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और चश्मा हटाते ही उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। एलियट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने प्लान बताना जारी रखता है। अब एलियट जब अपने प्लान को अप्रूव करने के लिए ओडेल के सिग्नेचर लेने जाता है, तो साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो इस प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते थे और एलियट और उसकी फैमिली को समझाना चाहते थे। इसके बाद हम कार के अंदर यूनिकॉर्न बेबी को देखते हैं, जो अब वापस से जिंदा हो रहा था। रिडली को जब इसके बारे में पता चलता है, तो एलियट को बताती है, लेकिन एलियट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अपने बॉस से ये बात छिपाना चाहता है। अगले ही पल एलियट की कार के अंदर से तेज आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग एलियट के कार के पास आ जाते हैं और अगले ही पल कार को तोड़कर यूनिकॉर्न बेबी अपना सर बाहर निकाल लेता है। यूनिकॉर्न बेबी जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए ओडेल की गार्ड यूनिकॉर्न बेबी को शूट करके मार डालती है। यूनिकॉर्न बेबी को एलियट के बॉस ओडेल और उसके फैमिली मेंबर पहचान नहीं पा रहे थे, जिस पर रिडली उन्हें बताती है कि एक यूनिकॉर्न है। अब ओडेस को जब पता चलता है कि यूनिकॉर्न के ब्लड से बिना किसी साइड इफेक्ट के रिडली के पिंपल ठीक हो गए और एलियट के चश्मे हट गए, तो अपने कंपनी के पर्सनल डॉक्टर को यूनिकॉर्न के ऊपर रिसर्च करने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसे आशा थी कि शायद उसकी कैंसर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। रात में एलियट रिडली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने जब यूनिकॉर्न को छुआ तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं खुशकिस्मती से बीच में आ गया और तुम्हें बचा लिया। इस पर रिडली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत भी थी। इसके बाद रिडली एलियट को बताती है कि किस प्रकार यूनिकॉर्न उसे कुछ दिखा रहा था और मैं खुद को यूनिकॉर्न से जुड़ी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन उसके मरने के बाद उसे लगता है कि हमें वहाँ नहीं होना चाहिए था। इस पर एलियट रिडली को समझाता है कि तुम फालतू के यूनिकॉर्न पर ध्यान देना छोड़ो, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिडली एलियट की बात पर गुस्सा होकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। रिडली जब अपनी मॉम की पुरानी फोटो देख रही होती है, तो उसे यूनिकॉर्न की एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एलियट जब स्विमिंग पूल में नहाते हुए शेफर्ड के पास जाता है, तो शेफर्ड एलियट से पूछता है कि रिडली तुम्हें पसंद नहीं करती है ना। ये सुनकर एलियट को काफी अजीब लगता है और शेफर्ड से पूछने पर वो एलियट को बताता है कि मुझे ऐसा
लगा। अगले ही पल आसमान में अजीब सी रोशनी होना शुरू हो गई, जिससे डरकर शेफर्ड वहाँ से चला जाता है। रिसर्च से रिडली को पता चलता है कि प्राचीन कहानियों के अनुसार यूनिकॉर्न एक पलटवार करने वाला जानवर था, जिसे पकड़ना लगभग असंभव था और वो अजय था जब तक कि वो किसी विचित्र दिल वाली लड़की से मोहित नहीं हो जाते और विचित्र दिल वाली लड़की के गुणों से उन्हें वश में करके मार दिया जाता और महल में लाया जाता, जहाँ पर उसे वापस से जीवित किया जाता और कैद में रखा जाता। दुर्भाग्य से फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से लड़की और यूनिकॉर्न की कहानी के अधिकतर सबूत नष्ट हो गए और बाद में यूनिकॉर्न को एक क्रूर और निर्दयी जानवर के रूप में दिखाया गया। रात में रिडली को एक विजन आता है जिसमें वो जंगल में एक यूनिकॉर्न को दौड़ते हुए देख रही थी। अगले दिन ओडेल के बुलाए हुए डॉक्टर उसके घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद एलियट और रिडली का चेकअप किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि उन्हें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। डॉक्टर कंफर्म करके ओडेल को बताते हैं कि वो एक घोड़ा नहीं है बल्कि यूनिकॉर्न ही है। डॉक्टर यूनिकॉर्न की बॉडी और ब्लड को टेस्ट करके ओडेल और बाकी लोगों को यूनिकॉर्न की बॉडी की खूबियां और उसके पावर के बारे में बताने लगते हैं। डॉक्टर के पास यूनिकॉर्न के सींग का छोटा सा हिस्सा पाउडर के फॉर्म में था और जब डॉक्टर बताता है कि वो कैंसर की अब तक की सभी दवाओं से असरदार साबित हो सकता है, तो ओडेल डॉक्टर को यूनिकॉर्न की सींग से अपने लिए कैंसर की दवा बनाने के लिए कहता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगले दिन डॉक्टर यूनिकॉर्न के सींग का और भी हिस्सा हासिल करते हैं और उससे एक खास प्रकार की दवा बनाकर ओडेल की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। रिडली ये सब देखकर काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो अकेली ही जंगल में चली जाती है। जंगल में एक अजीब से पेड़ के पास जाने के बाद रिडली को बड़े यूनिकॉर्न के तेजी से अपनी तरफ आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर गई और तेजी से वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूनिकॉर्न के ब्लड और सींग से बने दवा की वजह से अब ओडेल अच्छा फील कर रहा था और उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। रिडली जब शेफर्ड के साथ होती है तो उसे अपने यूनिकॉर्न के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताती है। रिडली की बात सुनकर शेफर्ड रिडली की मदद के लिए अपना बड़ा सा प्रिंटर वहां मंगवा लेता है ताकि रिडली को यूनिकॉर्न के बारे में समझने में आसानी हो। अगले पल वहां पर ओडेल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि अब ओडेल बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर चल सकते थे और अब वो पूरी तरह से ठीक थे। डॉक्टर ओडेल की बॉडी का चेकअप करके बताते हैं कि अब उनकी बॉडी में कैंसर नहीं है, यानी कि यूनिकॉर्न से बनी दवा से ओडेल का कैंसर कुछ ही घंटों में ठीक हो गया था। ओडेल ये देखकर बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर को ठीक उसी प्रकार की दवा बनाने के लिए कहते हैं ताकि उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सके। इस पर डॉक्टर ओडेल को बताता है कि बिना यूनिकॉर्न के बॉडी पार्ट्स के दवा को नहीं बनाया जा सकता। ओडेल ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। इस पर बेलिंडा कहती है कि कोई बात नहीं, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, इससे हमें ही फायदा होगा। अब ओडेल और उसके साथी खुशी खुशी अपनी कैंसर की दवा की एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि एलियट भी ओडेल का बिजनेस पार्टनर था, इसीलिए वो भी उसका साथ दे रहा था और साथ ही आ रहे इतने सारे पैसे देखकर पूरी तरह से हैरान और खुश था। अब रिडली इतिहास के कुछ पेंटिंग से लेकर अपने डेड के पास आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं। रिडली के डेड यानी कि एलियट पहले तो रिडली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब रिडली उनसे बार बार एक ही बात कर रही थी तो वो सभी रिडली की बात सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। रिडली सभी को बताती है कि हजारों साल पहले माना जाता था कि यूनिकॉर्न एक पवित्र जीव है जो सब कुछ ठीक कर देते हैं। हालांकि उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाया, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया और लोग यूनिकॉर्न को इंसानों के मूल बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिकॉर्न सच में है तो कहानियां भी सच होगी। रिडली की बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो रिडली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। ओडेल यूनिकॉर्न बेबी के डेड बॉडी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है ताकि वो उससे दवा बना सके। रिडली ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और बाहर आकर अपने कार में बैठ जाती है। ओडेल अपने साइंटिस्ट को यूनिकॉर्न बेबी की डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी देते हैं और खुद अपनी फैमिली और एलियट के साथ शराब पीने लगते हैं। अब डॉक्टर जब यूनिकॉर्न बेबी की डेड बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जा रहे होते हैं तो उन्हें आसपास अजीब आवाज के साथ मीटर पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और साथ ही अब आसमान में अजीब तरह की रोशनी होने लगी थी। ओडेल ये देखकर एलियट को चेक करने के लिए भेजते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एलियट जब साइंटिस्ट के पास आता है तो देखता है कि वो घबराए हुए थे और अगले ही पल एक यूनिकॉर्न सीनियर डॉक्टर के पेट में अपनी सींग घुसाकर जान से मार देता है। ये यूनिकॉर्न बेबी यूनिकॉर्न का पेरेंट्स था जो साइज में काफी बड़ा और खुखार लग रहा था। यूनिकॉर्न को देखकर रिडली
और बाकी लोग पूरी तरह से डर गए थे। एलियट रिडली को वापस से कार में जाने के लिए बोलता है। अब ओडेल के गार्ड्स भी वहां गए थे जो यूनिकॉर्न पर शूट करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और इस दौरान यूनिकॉर्न एक गार्ड को अपने पैरों से कुचलकर मार देता है। रिडली इस समय कार के नीचे छिपी हुई थी जो ये देखकर काफी डर जाती है और 3 गिनती पर कार के बगल में छुपे अपने डेट को साथ में घर के अंदर भागने के लिए कहती है। एलियट इसके लिए रेडी नहीं था, लेकिन रिडली 3 गिनती के साथ वहां से भागकर गेट के अंदर आ जाती है। यूनिकॉर्न भी ये देखकर रिडली का पीछा करता है, लेकिन वो गेट के अंदर नहीं जा पाता। अब यूनिकॉर्न अपनी सिंग को रिडली की तरफ करके ग्लो करना शुरू कर देता है, जैसे वो रिडली को अपनी सिंग छूने के लिए कह रहा हो। रिडली भी ये देखकर यूनिकॉर्न की सिंग को छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल ओडेल के गार्ड्स यूनिकॉर्न पर गोली चला देते हैं, जिससे वो वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। अब सभी लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो रिडली ओडेल और बाकी लोगों को समझाती है कि जब उसने पहली बार यूनिकॉर्न की सिंग को छुआ था तो उसे कुछ विजन दिखाई दिए थे और अब उसे यूनिकॉर्न के साथ एक कनेक्शन फील होता है। रिडली ओडेल को समझाती है कि हमें यूनिकॉर्न के बेबी को उन्हें वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो यही चाहते थे और यूनिकॉर्न ने सीनियर डॉक्टर पर हमला करके उन्हें जान से इसीलिए मारा क्योंकि वो यूनिकॉर्न बेबी की डेड बॉडी को ले जा रहे थे। ओडेल ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो यूनिकॉर्न को सिर्फ एक नॉर्मल जानवर के रूप में देख रहा था। बेलिंडा कहती है कि हम ये सब अपने लिए नहीं बल्कि दवा बनाकर लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं। ओडेल ये सुनकर खुश होता है और बेलिंडा का समर्थन करता है। कहीं ना कहीं अब एलियट को समझ में आने लगा था कि ओडेल गलत कर रहा है, इसीलिए वो रिडली के साथ वापस जाने की बात करता है। लेकिन ओडेल ये सुनकर कहता है कि अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें अपने फैमिली मेंबर के ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। ना चाहते हुए भी एलियट को ओडेल का साथ देना पड़ता है। अब ओडेल अपने साथियों के साथ यूनिकॉर्न के शिकार पर जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता था कि वो यूनिकॉर्न को मार सकता है। शेफर्ड बहाना बनाकर बंगले पर ही रुकने का फैसला करता है। रिडली को जब पता चलता है कि एलियट भी ओडेल के साथ यूनिकॉर्न के शिकार पर जा रहा है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और एलियट ओडेल के साथ यूनिकॉर्न के शिकार पर चला जाता है क्योंकि वो ओडेल की कंपनी में उसका पार्टनर बना रहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम शेफर्ड को देखते हैं जो डॉक्टर भाटिया को उनके सीनियर डॉक्टर की मौत को बेकार न जाने देने के लिए उनके रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए कहता है और खुद यूनिकॉर्न के सींग के हिस्सों को किसी ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करता है। अगले सीन में हम रिडली को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि यूनिकॉर्न अपने जख्मों को खुद से हील कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। डॉक्टर भाटिया को भी अब ये बात समझ में आ गई थी कि यूनिकॉर्न पूरी तरह से कभी भी नहीं मरते। रिडली ये जानने के बाद अपने डेड एलियट को कॉल करती है, लेकिन एलियट रिडली का कॉल रिसीव नहीं कर पाता। एलियट अब ओडेल और बाकी लोगों के साथ यूनिकॉर्न के काफी करीब पहुंच गया था और इस समय यूनिकॉर्न की सींग से तेज रोशनी निकल रही थी। एलियट सभी को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एलियट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब यूनिकॉर्न जंगल में कहीं गायब हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगले पल यूनिकॉर्न अचानक से सामने आता है और ओडेल की पर्सनल बॉडी गार्ड को जान से मार देता है। सभी लोग ये देखकर डर गए क्योंकि अब यूनिकॉर्न एक एक करके उन्हें मार रहा था। ओडेल और एलियट को जल्दी समझ आ जाता है कि वो ज्यादा देर तक यूनिकॉर्न के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए वो सभी अपनी जान बचाकर वापस से घर की तरफ भागते हैं। लेकिन उनका पीछा करते हुए अब यूनिकॉर्न भी वहां गया था। एलियट और बाकी लोग तो अब कमरे के अंदर आ गए थे, लेकिन ओडेल अभी भी बाहर खड़ा था जहां पर उसके आगे पीछे 2 खूंखार यूनिकॉर्न खड़े थे जो बेबी यूनिकॉर्न के पेरेंट्स थे। ओडेल ये देखकर यूनिकॉर्न के सिंग को छूकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अगले ही पल यूनिकॉर्न अपने सिंग को ओडेल के सिर में घुसाकर उसे जान से मार देता है। सभी लोग ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। इस समय सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे और बेबी यूनिकॉर्न की डेड बॉडी को उसकी सिंग के साथ उसके पेरेंट्स को वापस करना चाहते थे, लेकिन शेफर्ड और बेलिंडा ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि इसके लिए ही ओडेल ने अपनी जान गंवाई थी। इसीलिए वो यूनिकॉर्न बेबी की डेड बॉडी को अपने पास ही रख लेते हैं। अगले ही पल घर की लाइट चली जाती है और साथ ही नेटवर्क कनेक्शन भी नहीं आ रहा था। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सब यूनिकॉर्न ही कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यूनिकॉर्न बेबी की डेड बॉडी को उनके पेरेंट्स को देना ही होगा। लाइट ना होने की वजह से दरवाजे को बाहर जाकर मैनुअली खोलने की जरूरत थी और इसके लिए वोटिंग से ग्रीफ को चुना जाता है क्योंकि घर का सिक्योरिटी हेड होने की वजह से उसे
उसे सब कुछ पता था। वहीं यूनिकॉर्न बेबी की डेड बॉडी को बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर भाटिया को चुना जाता है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि जैसे ही डॉक्टर भाटिया यूनिकॉर्न बेबी को लेकर बाहर जाएगी, गिरीश जल्दी से दरवाजा खोलकर डॉक्टर भाटिया को अंदर बुला लेगा, जिससे उनकी जान बच जाएगी। प्लान के मुताबिक डॉक्टर भाटिया यूनिकॉर्न बेबी की डेड बॉडी के साथ बाहर जाती है और कुछ ही समय में वहां पर दोनों पेरेंट्स से यूनिकॉर्न भी आ जाते हैं, जो अपने बेबी की डेड बॉडी को देखकर काफी गुस्से में लग रहे थे। गिरीश अब किसी तरह जल्दी से दरवाजा खोल लेता है, लेकिन डॉक्टर भाटिया समय रहते ही अंदर नहीं आ पाती और दोनों यूनिकॉर्न मिलकर डॉक्टर भाटिया को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देते हैं। गिरीश मौका पाकर वहां से भाग जाता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब शेफर्ड सभी को बताता है कि रिडली ही अब हमारी जान बचा सकती है, लेकिन कोई भी शेफर्ड की बात पर ध्यान नहीं देता। शेफर्ड अब एक बार फिर से यूनिकॉर्न की सींग को ड्रग्स के रूप में ले लेता है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफी परेशान थी। अब एलियट सभी को बताता है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जिंदा रहने का सिर्फ यही एक तरीका है। अब इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते, वहाँ पर यूनिकॉर्न आ जाते हैं, जो अब दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए थे और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। रिडली अपने पिता एलियट और शेफर्ड अपनी मॉम के साथ यूनिकॉर्न से जान बचाकर भागता है और वो सभी घर में छुप जाते हैं, जहाँ पर यूनिकॉर्न उन्हें ढूंढ रहे थे। शेफर्ड को आइडिया आता है कि वो अपने डेड के ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट करके यूनिकॉर्न को जान से मार सकता है। वहीं दूसरी तरफ रिडली एलियट के साथ कमरे में छुपी होती है, जहाँ पर एलियट रिडली को यूनिकॉर्न का सींग दिखाता है, जिसे उसने छिपा कर रखा था। रिडली ये देखकर समझ जाती है कि इसी वजह से यूनिकॉर्न उन्हें मारना चाहते हैं और वो एलियट पर बहुत गुस्सा होती है। इस पर एलियट रिडली को समझाता है कि उसने ये सब उसके लिए किया क्योंकि उसने रिडली की मॉम से वादा किया था कि वो रिडली को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और पैसों से ही खुशियां खरीदी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेलिंडा को देखते हैं, जिनके ऊपर यूनिकॉर्न हमला कर देते हैं। बेलिंडा ये देखकर शेफर्ड को आग लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट करने के लिए कहती है, ताकि उसके साथ ही यूनिकॉर्न भी मारा जाए, लेकिन शेफर्ड ऐसा नहीं कर पाता और डरकर वहां से भाग जाता है। यूनिकॉर्न बेलिंडा को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियट रिडली को एक सुरक्षित कमरे में बंद करके खुद यूनिकॉर्न का सामना करने का फैसला करता है। यूनिकॉर्न एलियट को मारने के लिए उसके पीछे आते हैं और एलियट बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अब जल्दी सुबह हो जाती है और रिडली खिड़की से कूदकर महल से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलियट यूनिकॉर्न से बचकर जंगल की तरफ भागता है। यूनिकॉर्न उसके पीछे जाता है। अब शेफर्ड पीछे से आकर रिडली के ऊपर तीर तान देता है और उसे बेबी यूनिकॉर्न की डेड बॉडी के पास बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि यूनिकॉर्न रिडली को नहीं मारेंगे। जल्दी घर से बाहर एक यूनिकॉर्न आता है, लेकिन वो रिडली को मारता नहीं बल्कि उसके पास सो जाता है, क्योंकि वो रिडली से जुड़े हुए थे। कुछ ही समय में वहाँ पर एलियट भी दूसरे यूनिकॉर्न के साथ आ जाता है और वो दूसरा यूनिकॉर्न भी पहले वाले की तरह रिडली के सामने सो जाता है। शेफर्ड ये देखकर दोनों यूनिकॉर्न का पैर बांध देता है, क्योंकि अब वो उन दोनों को अपना पालतू बनाना चाहता था। एलियट ये देखकर समझ जाता है कि शेफर्ड के विचार ठीक नहीं है, इसीलिए वो यूनिकॉर्न की सींग से शेफर्ड पर हमला करके उसे जान से मार देता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी घायल हो गया था। रिडली ये देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन अगले पल दोनों यूनिकॉर्न अपनी जादुई शक्तियों की मदद से अपने बेबी और एलियट को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। रिडली ये देखकर बहुत खुश होती है। दोनों यूनिकॉर्न भी अब ब्लैक से व्हाइट हो गए थे, जो इस बात का सबूत था कि अब वो दोनों पूरी तरह से नॉर्मल है। रिडली अपने डेड से मिलकर बहुत खुश होती है और इसके बाद वो दोनों कार से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में यूनिकॉर्न भी अपनी बेबी के साथ एलियट और रिडली की कार के साथ दौड़ रहे थे, जो देखकर रिडली और एलियट बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।